इस गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विश्लेषण के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो असल में एक बहुत ही दिलचस्प पीडीएफ नोट्स का सेट है। इन नोट्स का नाम है द ऑब्स्टिकल इज द वे। हाँ, तो आज की हमारी इस डीप डाइव का मिशन बहुत ही साफ और सीधा है, लेकिन साथ ही ये दिमाग के सारे जाले साफ करने वाला है। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। हाँ, हमें ये समझना है कि कैसे जीवन की रुकावटें या परेशानियां, जिन्हें इंसान अक्सर एक बहुत बड़ी दीवार मान लेता है, वो असल में कोई रुकावट नहीं है। सही कहा। बल्कि सच तो ये है कि वही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। आसान शब्दों में कहें तो जो चीज़ इंसान को रोक रही होती है वही चीज़ उसे आगे भी बढ़ा सकती है। मैं बता नहीं सकती कि मैं इसके लिए कितनी उत्साहित हूँ। ये विचार सुनने में बहुत साधारण और सीधा लगता है, लेकिन यकीन मानिए जब हम इसकी परतों को उधेड़ेंगे तो ये पूरी तरह से जीवन बदलने वाला साबित होगा। एकदम सही। और इस विषय पर गहराई से बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कोई नया या आधुनिक मोटिवेशनल विचार नहीं है। मतलब जैसे किसी ने कल ही इंटरनेट पर लिख दिया हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें एक बहुत ही पुरानी, गहरी और मजबूत फिलॉसफी में जुड़ी हुई हैं, जिसे स्टोइसिज्म कहा जाता है। स्टोइसिज्म का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही व्यावहारिक है। ये सिखाता है कि इस दुनिया में कुछ चीजें पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीजों पर हमारा कोई जोर नहीं होता। दुनिया की आधी से ज्यादा परेशानियां असल में इसी बात को न समझ पाने से पैदा होती हैं। और शायद यही वो बिंदु है जहां से इंसान की सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है, क्योंकि इंसानी फितरत तो यही है कि वो हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। बिल्कुल। मौसम कैसा होगा, सड़क पर ट्रैफिक कितना होगा, या फिर दूसरे लोग क्या सोचेंगे। इंसान इन सब चीजों को काबू में करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में है ही नहीं। एकदम सही। और यही वो संघर्ष है जो इंसान को थका देता है। किसी भी बाहरी स्थिति या हालात पर इंसान का कोई सीधा जोर नहीं होता। अगर बारिश हो रही है तो हो रही है। बिल्कुल तो हो रही है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अचानक से रद्द हो गया है तो वो हो गया है। उस स्थिति को बदला नहीं जा सकता। हमारी असली ताकत उस स्थिति में नहीं है, बल्कि उस स्थिति के प्रति हमारी रिएक्शन या प्रतिक्रिया में है। आज के हमारे स्रोत बहुत स्पष्ट करते हैं कि जब इंसान को ये बात गहराई से समझ में आ जाती है कि उसका नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर है, तो दिमाग से घबराहट और पैनिक का गुब्बारा फूट जाता है। सच में? उसकी जगह एक बहुत ही शांत स्पष्टता, यानी एक गहरी क्लैरिटी आने लगती है। ठीक है, आइए ऐसे खुलकर देखते हैं। हम इस पूरी फिलॉसफी के पहले पिलर पर आते हैं, जो है परसेप्शन, यानी चीजों को देखने का नजरिया। इन नोट्स में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है कि कोई भी रुकावट सबसे पहले दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में बनती है। बिल्कुल, जमीन पर पड़ा एक बड़ा सा पत्थर सिर्फ एक पत्थर है। अब एक ही स्थिति को दो अलग अलग लोग कैसे देखते हैं, ये समझना बहुत दिलचस्प है। एक व्यक्ति उस पत्थर को देखकर कहता है कि ये एक प्रॉब्लम है, मेरा तो रास्ता ही बंद हो गया। वहीं दूसरा व्यक्ति उसे एक चैलेंज मानता है और सोचता है कि इस पर चढ़कर ये देखा जाए कि आगे का रास्ता कैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि असल में सच्चाई या रियलिटी कभी नहीं बदलती। वो पत्थर वहीं का वहीं है, उसका वजन उतना ही है। जो बदलता है वो है उस सच्चाई का अर्थ निकालने का तरीका, हमारा इंटरप्रिटेशन। बिल्कुल, हमारा इंटरप्रिटेशन। इसी नजरिए को सुधारने के लिए स्रोत एक बहुत ही बेहतरीन अभ्यास बताते हैं। वो अभ्यास है चीजों पर से लेबल हटाना। लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल जिंदगी में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल है। मेरा मतलब है, अगर सड़क पर पड़े पत्थर की बात हो तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि किसी को व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो, या तथ्य की तरह कैसे देख सकता है? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है, और इसी के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। फैक्ट को फैक्ट रहने देना कोई एक दिन का काम नहीं है। जब इंसान किसी बड़ी मुश्किल में होता है तो उसकी भावनाएं या इमोशंस बहुत हावी हो जाते हैं। हाँ, दिमाग तुरंत उस स्थिति पर बर्बादी का लेबल चिपका देता है। बिल्कुल। स्टोइसिज्म कहता है कि भावनाओं के इस तूफान में बहने से पहले केवल बारीकी से देखना, यानी ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। अगर नौकरी चली गई है तो फैक्ट सिर्फ इतना है कि मेरे पास अब ये नौकरी नहीं है। और इसमें मैं बर्बाद हो गया, यह हमारा जोड़ा हुआ लेबल है। सही कहा। अगर उस चुनौती को बिना किसी डर, गुस्से या निराशा के सिर्फ एक तथ्य की तरह देखा जाए तो इंसान के अंदर का डर अपने आप आता हो जाता है।
नजरिए की तटस्थता ही सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ से बात असल में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि नजरिया बदलने के बाद, डर कम होने के बाद जो अगला कदम आता है वो है हमारा दूसरा पिलर, एक्शन, यानी सही कदम उठाना। इन नोट्स का एक बहुत ही मजबूत विचार है कि एक्शन प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर अक्सर एक बहुत बड़ा भ्रम देखने को मिलता है। लोग एक्शन लेने और बस कुछ करते रहने के बीच उलझ जाते हैं। वो भ्रम है व्यस्त या बिजी रहने को एक्शन मान लेना। आज के दौर में ये बीमारी बहुत आम है। सिर्फ व्यस्त दिखने का मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति सही दिशा में काम कर रहा है। गोल गोल भागने से पसीना तो बहुत आता है, इंसान थक भी जाता है, लेकिन वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि बिजी रहने और असली एक्शन में क्या फर्क है? जरूर। मान लीजिए किसी इंसान को अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल और जरूरी फोन कॉल करनी है, लेकिन उसे डर लग रहा है। अब वो क्या करता है? वो चीजें टालने लगता है। बिल्कुल। वो अपने डेस्क को साफ करने लगता है, अपनी ईमेल के इनबॉक्स को व्यवस्थित करने लगता है। 10 घंटे तक ऐसे छोटे छोटे कामों में लगा रहता है जिनका कोई खास महत्व नहीं है। वो खुद को और दुनिया को दिखा रहा है कि वो बहुत बिजी है, लेकिन असल में वो उस एक फोन कॉल से बच रहा है जो सच में कोई बदलाव ला सकती है। इसे एक्शन नहीं कहते, इसे टालम टोल कहते हैं। असली एक्शन वो होता है जो इंसान को समाधान की तरफ ले जाए। इसीलिए स्रोतों में सही कदम उठाने के कुछ स्पष्ट सिद्धांत दिए गए हैं। सही कहा। और वो सिद्धांत बहुत ही जमीनी और व्यावहारिक है। सबसे पहला सिद्धांत है सबसे छोटा अगला कदम उठाना। इंसान को पूरा पहाड़ एक साथ खिसकाने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक पत्थर हटाना है। फिर दूसरा सिद्धांत है लगातार चलते रहना, यानी कंसिस्टेंसी। इसके बाद आता है फीडबैक से सीखना, और सबसे अंत में धैर्य रखना। इस धैर्य वाले हिस्से पर थोड़ा रुककर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर लोग चाहते हैं कि जिंदगी की परेशानियां किसी फिल्म की तरह सुलझ जाएं। जैसे फिल्मों में होता है, एक मोटिवेशनल गाना बजता है, हीरो पसीना बहाता है और 3 मिनट के अंदर रातों रात सारी परेशानी हल हो जाती है। काश जिंदगी इतनी आसान होती। बिल्कुल, लेकिन हकीकत में प्रगति या प्रोग्रेस इतनी नाटकीय नहीं होती। असली दुनिया में प्रगति बहुत धीमी होती है, उबाऊ होती है, लेकिन ये असली होती है। एकदम सही। कोई भी रुकावट तभी रास्ता बनती है जब इंसान उससे बचकर भागने के बजाय उसके आर पार जाने का काम करता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जब हम लगातार एक्शन ले रहे होते हैं, तब भी कई बार चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती। हम अपनी तरफ से सब सही करते हैं, फिर भी हार जाते हैं। और यहीं पर इस पूरी फिलॉसफी का तीसरा पिलर सामने आता है। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये तीसरा पिलर, जिसे विल या अंदर की मजबूत इच्छा शक्ति कहा गया है, तब सबसे ज्यादा काम आता है जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद दिखते हैं। जिंदगी में कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। सही बात है। कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान को भारी मन से स्वीकार करना ही पड़ता है। जब बाहर का माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो जाए, तब इंसान के अंदरूनी चरित्र का निर्माण होता है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें, तो मान लीजिए किसी इंसान का बरसों पुराना बिजनेस पूरी तरह से डूब गया है। बाजार बदल गया, कोई महामारी आ गई और उसका सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ एक्शन भी कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में ये विल या इच्छा शक्ति कैसे काम करती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब विल ये तय करती है कि वो इंसान उस राख से कैसे बाहर निकलेगा। विल का मतलब सिर्फ जिद्दी होना नहीं है कि मैं दीवारों पर सिर मारता रहूंगा। इसका मतलब है सहनशीलता, लचीलापन और सबसे बड़ी बात, भारी दबाव और नुकसान में भी अपनी गरिमा बनाए रखना। वो इंसान बिजनेस हार गया, लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो वो टूटेगा नहीं। वो अपनी गरिमा के साथ उस स्थिति को स्वीकार करेगा और शून्य से फिर शुरुआत करने का साहस जुटाएगा। लेकिन अक्सर ऐसी स्थिति में इंसान के अंदर एक और आवाज उठती है, और वो आवाज उसके अहंकार या ईगो की होती है। इंसान का ईगो बार बार एक ही सवाल पूछता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैंने तो इतनी मेहनत की थी, फिर मेरी ही किस्मत क्यों खराब है? और यही ईगो इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। ईगो हमेशा इंसान को एक पीड़ित या विक्टिम बना देता है। लेकिन जो समझदारी है, जो विजडम है, वो बिल्कुल अलग तरह से सोचती है। समझदारी पूछती है, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ये बहुत बुरा था, लेकिन अब मैं इससे क्या सीख सकता हूं? बहुत ही गहरी बात है। ये स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? इन नोट्स का एक बहुत ही शानदार हिस्सा इस बात पर जोर देता है कि जब इंसान का ईगो कम होता है तो उसकी सीखने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ जाती है।
ईगो कम होने का मतलब है खुद को ब्रह्मांड का केंद्र मानना बंद कर देना। और यहीं से वो पावरफुल माइंडसेट जन्म लेता है जिस पर ये पूरी चर्चा बार बार जोर देती है। यूज इट, यानी हर स्थिति का इस्तेमाल करो। सच कहूं तो ये मेरा इस पूरी फिलॉसफी का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ये माइंडसेट इंसान को एक अजीब सी आज़ादी देता है। अगर किसी काम में असफलता मिली तो उसे यूज करो ये जानने के लिए कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। अगर किसी बड़ी डील में देरी हो गई तो उस खाली समय को यूज करो अपनी कोई नई स्किल सुधारने में। अगर कड़ी आलोचना मिली तो उससे भी यूज करो अपनी कमियों को पहचानने में। क्योंकि अगर हम स्टोइसिज्म की नजरिए से देखें तो हर रुकावट असल में एक कड़वा लेकिन जरूरी फीडबैक है। ये इंसान के लिए एक ट्रेनिंग है, भविष्य की किसी बड़ी चुनौती के लिए एक तैयारी है। जब हम हर मुश्किल को एक टूल या औजार की तरह देखने लगते हैं तो डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। डर की बात करें तो इन स्रोतों में डर का बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक इलाज बताया गया है। अक्सर इंसान किसी काम को शुरू करने से पहले ही इतना डर जाता है कि वो कदम ही नहीं उठा पाता। हाँ, क्योंकि डर की पूरी बुनियादी इंसान की कल्पना पर टिकी होती है। हम भविष्य के बारे में सोच कर डरते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, या अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये सब हमारे दिमाग की उपज है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल। जब इंसान एक्शन लेता है, जब वो जमीन पर उतरकर काम शुरू करता है, तो वो अपनी कल्पना की दुनिया से निकलकर वास्तविकता में आ जाता है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, डर का दायरा अपने आप से कुड़ता जाता है। एक्शन वो रोशनी है जो डर के अंधेरे को खत्म कर देती है। कि होड़ में गलत फैसले ले लेता है। जबकि सच तो ये है कि कई परेशानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ समय गुजरने के साथ ही सुलझती हैं। धैर्य रखना कोई कमजोरी या हार मान लेना नहीं है, ये एक रणनीतिक ताकत है। धीरे चलने का मतलब हमेशा पीछे रह जाना नहीं होता है। कई बार सिर्फ मैदान में टिके रहना, हार न मानना ही असली जीत होती है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? ये सारी फिलॉसफी, ये सारे गहरे सिद्धांत सुनने में तो बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन जब कोई इंसान सुबह उठकर अपने ऑफिस की राजनीति से जूझ रहा हो या अपने घर के किसी तनाव में हो, तब ये बातें कैसे काम आती हैं? इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि बिना उपयोग के ज्ञान सिर्फ एक बोझ है। रोजमर्रा के जीवन में इसके उपयोग बहुत ही स्पष्ट हैं। सबसे पहले काम और करियर की बात करते हैं। वर्क प्लेस पर रिजेक्शन मिलना, प्रमोशन में देरी होना, भयंकर प्रतियोगिता होना और डेडलाइन का भारी दबाव होना, ये सब बहुत आम बातें हैं। बिल्कुल। जब ये रुकावटें आएं तो इन्हें काम ना करने का बहाना मत बनाइए। इसके बजाय इन्हें अपनी बढ़त बनाइए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पर एक टीम काम कर रही है और अचानक मैनेजमेंट कहता है कि प्रोजेक्ट का बजट आधा कर दिया गया है। आमतौर पर पहली प्रतिक्रिया पैनिक की होगी। टीम सोचेगी कि अब तो ये काम हो ही नहीं सकता। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर इस फिलॉसफी को लागू किया जाए तो ये बजट की कमी एक रुकावट नहीं बल्कि एक अवसर बन जाती है। ये सीमित साधन पूरी टीम को मजबूर करते हैं कि वे कुछ नया सोचें, रचनात्मक बने। अक्सर जब इंसान के पास कोई सीमा नहीं होती तो वो आलसी हो जाता है, लेकिन दबाव और सीमाएं इंसान की रचनात्मकता को उसके चरम पर ले जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसका प्रभाव सिर्फ वर्क प्लेस तक सीमित नहीं है, रिश्तों में भी ये समान रूप से लागू होता है। रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां होती हैं, उम्मीदें टूटती हैं और तीखे झगड़े होते हैं। इन तनावपूर्ण स्थितियों में तुरंत रिएक्शन देने से, गुस्से में कुछ भी कह देने से हमेशा नुकसान होता है और रिश्ते टूटते हैं। यहीं पर स्टोइक लव का सिद्धांत काम आता है। ये स्टोइक लव सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। प्यार और स्टोइसिज्म दोनों बहुत अलग चीजें लगती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्यार में तो बस भावनाएं ही भावनाएं होती हैं। तो ये पॉज लेना या रुक कर सोचना प्यार कैसे हो सकता है? स्टोइक लव का मतलब किसी को अनदेखा करना या भावनाओं को मार देना नहीं है। इसका मतलब है सामने वाले इंसान को उसकी तमाम कमियों और खामियों के साथ स्वीकार करना। जब कोई करीबी इंसान गुस्से में कुछ गलत कह दे तो तुरंत पलटकर वार करने के बजाय एक गहरी सांस लेना, पॉज लेना, उसे समझने की कोशिश करना। बिल्कुल। ये समझना कि शायद वो इंसान किसी और परेशानी से जूझ रहा है, उसकी बातों को अपनी शांति भंग ना करने देना और फिर एक संतुलित तरीके से जवाब देना, यही स्टोइक लव है। ये स्वीकार करना है कि मैं दूसरे इंसान के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया में गरिमा और समझदारी जरूर दिखा सकता हूँ। ये सच में बहुत गहरा विचार है।
इन नोट्स में एक और बहुत ही दिलचस्प बहस उठाई गई है, जो है आराम बनाम चरित्र। आज के इस आधुनिक दौर में हर कोई बस एक आसान, सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसे कोई संघर्ष ना करना पड़े। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। वो कड़वा सच ये है कि आराम कभी भी इंसान को ग्रोथ नहीं देता। अगर कोई इंसान हमेशा आराम के बिस्तर पर लेटा रहेगा तो उसकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। इंसान की असली ग्रोथ और उसका विकास हमेशा रुकावटों और मुश्किलों से लड़कर ही होता है। इसे ऐसी भी समझ सकते हैं जैसे जिम में होता है। जब कोई व्यक्ति जिम जाता है तो उसकी मांसपेशियां तब मजबूत नहीं होती जब वो खाली हाथ हिला रहा होता है। मांसपेशियां तब बनती हैं जब वे किसी भारी वजन को उठाती हैं, जब उन्हें किसी भारी रुकावट या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। एकदम सटीक उदाहरण है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आसान जिंदगी कभी भी मजबूत लोगों को नहीं बनाती। जीवन की हर कठिनाई, हर धोखा, हर नुकसान इंसान के चरित्र को निखारता है, उसे अंदर से एक फौलाद की तरह पॉलिश करता है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये पूरी चर्चा असल में इंसान के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माइंडसेट तैयार करने के बारे में है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो मुश्किलों की आंधी में इंसान को जड़ से उखड़ने नहीं देता। और इस माइंडसेट को रातों रात नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए एक रोजाना अभ्यास या डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई रास्ता बंद दिखे, तो इंसान को खुद से रुककर ये 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला सवाल, मैं इस स्थिति को कैसे देख रहा हूँ? क्या मैं इसे एक आपदा मान रहा हूँ या एक तथ्य? यानी मेरा परसेप्शन क्या है? बिल्कुल। दूसरा सवाल, इस स्थिति में मेरा अगला सबसे छोटा और सही कदम क्या हो सकता है? यानी मेरा एक्शन क्या होना चाहिए? सही। और तीसरा सवाल, अगर ये स्थिति बिल्कुल नहीं बदली, अगर नुकसान होना तय है, तो मैं इस नुकसान को सहते हुए कैसा इंसान बनूंगा? मेरी गरिमा मुझे क्या सिखाएगी? यानी मेरी इच्छा शक्ति मुझे कैसा बनाएगी? और इस प्रैक्टिस कोट में आदत बनाने के लिए इंसान को सुबह सुबह एक सही इरादा सेट करना चाहिए कि आज चाहे जो हो जाए, मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। जब दिन के बीच में समस्याएं आएं, तो उन पर से मुसीबत का लेबल हटाकर उन्हें सिर्फ एक काम की तरह देखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, रात को सोने से पहले खुद से ये पूछना चाहिए कि आज दिन भर में जो भी रुकावटें आईं, मैंने उनका इस्तेमाल कैसे किया। जब कोई इंसान धीरे धीरे इस तरह की आदतें अपनी जिंदगी में ढाल लेता है, तो दुनिया को देखने का उसका नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। चलिए, अब आज की इस पूरी गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटते हैं, ताकि ये हमारे जहन में हमेशा के लिए बैठ जाए। जरूर। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो हमें आज इन स्रोतों से सीखने को मिली, वो ये है कि ये सोचना छोड़ देना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब जिंदगी पूरी तरह से रुकावटों से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला। परेशानियां और मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, लेकिन इंसान का लक्ष्य जीवन को ऑब्स्टिकल फ्री बनाना नहीं है, बल्कि खुद को अंदर से ऑब्स्टिकल प्रूफ बनाना है। और ऐसा करने के लिए बस उन 3 पिलर्स को हमेशा याद रखना है। पहला, हमारा नजरिया बिल्कुल साफ और तटस्थ होना चाहिए। भावनाओं का चश्मा उतारकर सच्चाई को देखना चाहिए। दूसरा, हमारा कदम लगातार और सही दिशा में होना चाहिए, बिना किसी देरी के। और तीसरा, हमारी अंदरूनी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हम हर नुकसान से कुछ न कुछ सीख सकें। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो कोई भी रुकावट नहीं रहती। वो खुद ब खुद एक नया रास्ता बन जाती है। इसलिए अब अगली बार जब जिंदगी का कोई भी हालात सामने आकर खड़ा हो जाए, कोई बड़ा दरवाजा मुंह पर बंद हो जाए, तो ये बैठकर नहीं रोना है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। इसके बजाय अब मुस्कुराकर ये सोचना है कि ठीक है, अब मैं इस रुकावट से अपने लिए क्या नया बना सकता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि यकीन मानिए, असली रास्ता कहीं बाहर नहीं है, बल्कि उसी रुकावट के अंदर ही छिपा हुआ है। आज के इन बेहतरीन स्रोतों से हमें जो इतनी गहरी बातें सीखने को मिली हैं, और इस पूरी चर्चा का पूरे ध्यान से हिस्सा बनने के लिए हमारे सुनने वालों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा। ये विचार शायद थोड़ा बेचैन करे, लेकिन ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। अगर हम आज की इन सारी बातों को मान लें और इन सारी रुकावटों, तकलीफों और मुश्किलों को ही अपनी तरक्की का सबसे बड़ा टूल मान लें, तो जरा सोचिए, क्या एक ऐसा दिन जो बिना किसी परेशानी के हो, जिसमें कोई चुनौती ना हो, जो बिल्कुल परफेक्ट और आसान दिन हो, क्या वो हमारे लिए असल में सबसे उबाऊ और बेकार दिन नहीं बन जाएगा? इस बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।